हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री का लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कैटल फार्मिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें करना है पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर द प्रोसेस ऑफ रेजिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। ठीक है, तो जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं उनको रेज करना। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स कौन कौन सी, जैसे कि चिकन हो गया, टर्की, गीज, डक्स, ये जो सारी ये बर्ड्स हैं इनको डोमेस्टिकली फॉर द पर्पस ऑफ या तो उनके एग्स के लिए या मीट के लिए उनको जब रेज किया जाता है तो वो आते हैं कैटेगरी पोल्ट्री के अंदर। मतलब कि बर्ड्स के जो भी रेयरिंग है यहाँ पर वो आएगी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं इनको डोमेस्टिक किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग मीट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आएगी किसके अंदर, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। तो डोमेस्टिकेटेड जो बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल चिकन हो गया, गीज हो गया, डक्स हो गए, टर्की हो गए, इन सबको अगर रेज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एग और या उनके मीट के लिए अगर उनको रेज किया जा रहा है तो वो सब आएगी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। ठीक है, जो एग लेइंग पोल्ट्री होती है उनको कहते हैं हेन। ठीक है, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसको कहते हैं हेन, और वो पोल्ट्री जो कि मीट के लिए रेयर की जाती है उसको कहते हैं चिकन। ठीक है, तो जो एग के लिए फार्मिंग की जाती है, जिन पोल्ट्री की एग के लिए रेयरिंग की जाती है उनको कहते हैं हैन, और जिनकी फॉर मीट की जाती है उसको कहते हैं चिकन या फिर ब्रॉयलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो स्पीशीज़ आएंगी, इंडिजिनस स्पीशीज़ एंड एग्जॉटिक स्पीशीज़। सेम इंडिजिनस स्पीशीज़ जो कि इंडिया की स्पीशीज़ हैं, और एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो कि इंडिया के बाहर की फॉरेन की स्पीशीज़ हैं। तो इंडिजिनस स्पीशीज़ के अंदर सबसे पहले है असील। ठीक है, असील। उसके बाद है यहाँ पर घाउस, देन
चितगोंग। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटीज हैं जो कि है इंडिजिनस पोल्ट्री की। ठीक है, तो ये इंडिजिनस स्पीशीज है, ये इंडिया की वैरायटीज हैं जिनको कहते हैं इंडिजिनस स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज के अंदर आएगा वाइट लेग हॉर्न, ठीक है, वाइट लेग हॉर्न एंड ब्लैक मिनोरका। वाइट लेग हॉर्न, ब्लैक मिनोरका, लाइट ससेक्स, ठीक है, एंड प्ले माउथ। ठीक है, तो ये है पोल्ट्री फार्मिंग की कुछ स्पीशीज़ जो कि है इंडिजिनस स्पीशीज़ और कुछ है एक्सोटिक स्पीशीज़। तो जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं वो है असील, घाघोस, चितगोंग एंड ब्रह्मा, और जो एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं वो है वाइट लेग हॉर्न, ब्लैक मिनोरका, लाइट ससेक्स एंड प्ले माउथ। ठीक है, तो ये हैं कुछ वैरायटीज़। इंडिया के अंदर जब एग्स का प्रोडक्शन एकदम से लार्ज स्केल पर बढ़ गया था तो उसको कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सिल्वर रेवोल्यूशन के अंदर क्या था? प्रोडक्शन ऑफ एग्स ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, जैसे कि हमने वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था कैटल में, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था, यहाँ पर सिल्वर रेवोल्यूशन है जो कि एग्स के लिए है। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। वो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जैसे कि नई वैरायटी का डेवलपमेंट होना, नई वैरायटी आएगी, वही सेम क्रॉस ब्रीड करके नई वैरायटी आती है। ठीक है, तो नई वैरायटी आएगी तो उनके अंदर अडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, समर अडेप्टेशन उनमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है इनके अंदर डिजीज़ होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत जल्दी ये डिजीज़ कैच करते हैं। ठीक है, क्वालिटी जो है, नंबर जो है चिक्स का वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर अगर इनका जो नई वैरायटी यहाँ पर अगर डेवलप्ड होती है तो जो क्वालिटी है, नंबर है चिक्स का, वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल साइज़ का जो ब्रॉयलर है जो कि मीट के लिए यूज़ किया जाता है, वो तो मीट के लिए यूज़ हो ही जाएगा, लेकिन जो ड्वार्फ है यानी कि नॉर्मल उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए थी, अगर उससे वो छोटा है, ड्वार्फ है, तो उसको चिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चिक प्रोडक्ट्स के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और लो मेंटेनेंस इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में डिजीज़ की, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वहाँ पर सबसे ईजीली डिजीज़ कैच कर सकती है। तो इसके अंदर जो डिजीज़ होती है हम वो देखते हैं। पोल्ट्री के अंदर डिजीज़ जो है वो किसी भी बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकती है। ठीक है,
किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से पोल्ट्री के अंदर डिजीज़ हो सकती है। कुछ डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि डर्मेटाइटिस, ठीक है, जो कि होती है वायरस की वजह से, ठीक है। डर्मेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। डर्मेटाइटिस के अंदर जो पोल्ट्री है उसकी स्किन पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है एंड दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायरस। सेकेंड है यहाँ पे फाउल पॉक्स, सेम वायरस से कॉज होती है, ठीक है, एक वायरस से कॉज होती है फाउल पॉक्स, ठीक है। इस फाउल पॉक्स के अंदर स्किन पर कुछ लेजन्स बन जाते हैं, लेजन्स मतलब निशान होने लगते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो फाउल पॉक्स के अंदर वायरस से कॉज होता है और ये भी स्किन डिजीज होती है पोल्ट्री के अंदर। उसके बाद है रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट इज ऑल्सो अगेन कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। इसके अंदर पोल्ट्री को कॉन्स्टिपेशन होता है प्लस फॉलोड बाय डायरिया की प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है रिंडरपेस्ट के अंदर, जो कि होता है अगेन वायरस से। उसके बाद है फाउल कॉलेरा, ठीक है, फाउल कॉलेरा। अब ये जो फाउल कॉलेरा है ये होती है बाय बैक्टीरिया, ठीक है, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से और इसके अंदर भी डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम रहता है इसके अंदर पोल्ट्री को। उसके बाद फिफ्थ जो डिजीज़ है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, स्किन पर पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि पोल्ट्री के अंदर किसी से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से, वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस जो कि वायरस की वजह से हो रही है, फाउल पॉक्स जो कि वायरस की वजह से होती है, रिंडरपेस्ट ये भी वायरस की वजह से होती है, फाउल कॉलेरा ये बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड एस्परजिलस ये होती है फंगस की वजह से। अब इन डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? जहाँ पर ये पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है उस जगह पर प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा, पोल्ट्री के ऊपर टाइम टू टाइम डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि ये सारी जो पैथोजेंस हैं वो पोल्ट्री के ऊपर ना आए। ठीक है, ठीक है, तो ये है पोल्ट्री डिजीजेस और वो है पोल्ट्री डिजीज़ को प्रिवेंट करने का तरीका। ठीक है, पोल्ट्री डिजीज़ किसी से भी हो सकती है, बैक्टीरिया, फंगस से, वायरस से या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से। यहाँ पर फिर उसके बाद है डर्मेटाइटिस, कुछ डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होती है, फाउल पॉक्स वायरस से, रिंडरपेस्ट वायरस से, फाउल कॉलेरा बैक्टीरिया से एंड एस्परजिलस फंगस से। इन डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो प्रॉपर सैनिटेशन और प्रॉपर हाइजीन वहाँ पे मेंटेन करना है। दूसरा, पोल्ट्री के ऊपर टाइम टू टाइम डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे करना है ताकि वहाँ पर कोई डिजीज़ या कोई पैथोजन एंट्री ना कर पाए। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं?
पोल्ट्री फार्मिंग के एडवांटेज, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। बहुत जरा सा, बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगता है। उसके बाद एरिया रिक्वायर्ड इज स्मॉल, बहुत थोड़े से एरिया में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की जा सकती है, इसलिए ये क्या है, इसका एडवांटेज है। मेंटेनेंस पोल्ट्री का बहुत इजी होता है, ठीक है, पोल्ट्री का मेंटेनेंस बहुत इजी होता है और इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ फ़ायदे पोल्ट्री फार्मिंग के। सबसे पहला फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट एक तो सबसे कम लगता है, छोटी सी जगह पर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट हो सकती है। उसका जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही इजी होता है और जो पोल्ट्री फार्मिंग से रिटर्न मिलने वाला होता है वो भी बहुत क्विक होता है, ठीक है। तो ये था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, जिसके अंदर बर्ड्स को रियर किया जाता है, जैसे कि गीज़, टर्की, डक्स वगैरह हैं, चिकन है, इन सबको जो उनको रियर किया जाता है वो सब आती हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो एग्स के लिए जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है उनको कहते हैं, उन ब्रीड्स को कहते हैं हेन, और जो मीट के लिए की जाती है पोल्ट्री फार्मिंग उनको कहते हैं चिकन या फिर ब्रॉयलर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इंडिजिनस स्पीशीज़ पोल्ट्री की पढ़ी और एग्जॉटिक स्पीशीज़ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के से होती है। उसके बाद हमने उनका प्रिवेंशन पढ़ा और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एडवांटेज क्या है पोल्ट्री फार्मिंग के, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है पोल्ट्री फार्मिंग। स्टार्ट करते हैं पाइसिकल्चर। ठीक है, पाइसिकल्चर के अंदर फिशेस की होती है, फिशेस की रेयरिंग, फीडिंग, सब कुछ फिश का होता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ द फिशेस क्या कहते हैं, पाइसिकल्चर, ठीक है। कंट्रोल्ड, पूरा कंट्रोल में वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और उनकी रेयरिंग करी जाती है, ये आता है किसके अंदर, पाइसिकल्चर के अंदर। अब फिशेस को कैप्चर करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो उनको क्या किया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, या उनका कल्चर कर लिया जाए, ठीक है। या तो जाओ और समुद्र से उस मछली को पकड़ के लेके आ जाओ लार्ज स्केल पर, या तो ये कर सकते हैं कैप्चर, या फिर उसी मछली का
एक बड़े बड़े टैंक्स बनाकर उनको कल्चर किया जाता है खुद से, ठीक है, समुद्र से नहीं लाई जाती है, बस उसका खुद कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्चर है वो किया जाता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से उनको कैप्चर कर लिया जाता है। और कल्चर के अंदर फिश फार्मिंग से लिया जा सकता है उनको, ठीक है, कहीं भी पॉन्ड में उनका कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, या फिर लेक्स में से उनको लिया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनका कल्चर किया जाता है और यहाँ से ही इनका पूरा रेयरिंग और पूरा ब्रीडिंग कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है और फिर उसके बाद इनको सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पर्पस है ये है पूरा फिश के लिए, ठीक है, फिश के मीट के लिए होता है यहाँ पर। तो कैप्चर किया जाता है या तो नेचुरल रिसोर्स से या फिर उनका कल्चर किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर होती हैं कुछ फ्रेश वाटर ब्रीड, यानी कि साफ पानी में मिलने वाली जो मछली है, जैसे कि कैट फिशेज होती हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। उसके बाद है यहाँ पर इंडियन स्पीशीज हैं, इंडियन क्रैब्स कह सकते हैं, ठीक है। इंडियन क्रैब्स के अंदर है यहाँ पर कटला, रोहू एंड मृगल, ठीक है। तो ये 3 इंडियन क्रैब्स हैं, जैसे कि एक कटला है, रोहू है और मृगल है। उसके बाद कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज हैं, ठीक है। एग्जॉटिक स्पीशीज के यहाँ पर हैं सिल्वर क्रैब एंड ग्रास क्रैब, ठीक है। सिल्वर क्रैब एंड ग्रास क्रैब ये हैं फिशेस की एग्जॉटिक स्पीशीज, ठीक है। अब ये तो था फ्रेश वाटर का, अब मराइन वाटर फिशरीज, ठीक है, मराइन में यानी कि जो खारे पानी में मिलती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी फ्रेश वाटर की। अब है मराइन वाटर ब्रीड्स, ठीक है। मराइन ब्रीड के अंदर क्या क्या है यहाँ पर, जो कि पूरा इंडिया का 7500 किलोमीटर का जो पूरा कोस्ट लाइन है और जो डीप सीज है वहाँ से इन फिशेस को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉम्फ्रेट, ठीक है, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल एंड ट्यूना फिश, ठीक है। ये फिशेस हैं मरीन फिशरीज की। और जो मरीन फिशरीज का जो कल्चर होता है उसको कहते हैं मैरी कल्चर, ठीक है। इनको मराइन वाटर से ही लिया जाता है और यहाँ पर ये जो फिशेस होती है इनको लार्ज स्केल पे पकड़ा जाता है। और इनको कैसे पकड़ते हैं, पूरा एक इको साउंड वेव से इनको ढूंढा जाता है समुद्र में, ठीक है। तो जहाँ पर इनका लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है वहाँ से इनको पूरा कैच करके लेके आया जाता है और इसको कहते हैं मैरी कल्चर, ठीक है। तो ये थी मरी कल्चर के बारे में। अब इसके बाद है आइलैंड्स फिशेस, ठीक है।
अब इनलैंड फिशेस के अंदर क्या क्या आएगा, ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होता है सारा, पॉन्ड्स में, लेक में, रिसोर्सेज में, पूरा यहाँ पर रिजर्वर में और रिवर में इनको किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कटला है वो है सरफेस ब्रीडर, ठीक है। कटला जो है वो है सरफेस ब्रीडर, मतलब कि सरफेस पे रहती है ये फिश, ठीक है, सरफेस पे ही इनकी ब्रीडिंग होती है बिल्कुल, तो ये यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर रोहूस जो हैं वो हैं मिडिल जोन ब्रीडर्स, ठीक है, यानी कि जो वाटर लेवल होगा उसमें मिडिल में, ठीक है, मिडिल में मिलेंगी रोहू। उसके बाद है मिग्रल्स एंड कॉमन क्रैब्स जो हैं वो फीड करते हैं वीड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इनलैंड फिशेस के बारे में कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रिजर्वेयर, पॉन्ड्स वगैरह, लेक वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, और उसमें ये कुछ कैटेगरीज हैं कि जो कटला है, कटला फिश जो है वो सरफेस ब्रीडर है, यानी कि हमेशा सरफेस पे ही ब्रीड करती है। रोहू जो है वो मिडल जोन ब्रीडर्स है, और अगर मिनरल्स और कॉमन क्रैब्स को अगर वहाँ पे डाल दिया जाए तो वो जो उस कल्चर के अंदर वीड्स जो वहाँ पे ग्रो करेंगे उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो ये था पाइसीकल्चर के बारे में। पाइसीकल्चर के बारे में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जितने भी फिशेज़ हैं, फिश के मीट के लिए जो भी फार्मिंग की जाती है वो आती है पाइसीकल्चर के अंदर। यहाँ पर हमने फ्रेश वाटर कैटेगरीज पढ़ी। फ्रेश वाटर में कैटफिशेज़ हैं, इंडियन क्रैब्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कटला, रोहू एंड मृगल, और उसके बाद है एक्जॉटिक स्पीशीज़ जैसे कि सिल्वर क्रैब्स हैं और ग्रास क्रैब्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मरीन फिशरीज़ में पॉम्फ्रेट, मैक्रेल एंड ट्यूना पढ़ा, ठीक है। जो मरीन वाटर की जो स्टडी है, मरीन वाटर को जो है उसको कहते हैं मैरी कल्चर, ठीक है। तो मरीन फिश कल्चर को कहते हैं मैरी कल्चर, मरीन फिश कल्चर को कहते हैं मैरी कल्चर। मैराइन फिश कल्चर को कहते हैं मैरी कल्चर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज के अंदर कटला, यहाँ पर रिजर्वेयर, आर्टिफिशियल पॉन्ड, लेक ये सब बनाए जाते हैं, और इनमें भी जो कटला है वो है सरफेस ब्रीडर, रोहू जो है मिडिल जोन ब्रीडर्स हैं, और मिग्रल्स एंड कॉमन क्रैब्स जो हैं वो है फीड करने वाले वीड्स पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और पाइसीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बी कीपिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू।